हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेबेल अली गैस फील्ड के बारे में। जेबेल अली गैस फील्ड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक नेचुरल गैस फील्ड है और यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको पाया गया है। यहाँ पर 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट नेचुरल गैस रिसोर्सेज पाए गए हैं। 2005 से अब तक वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट गैस फील्ड ये पाया गया है। तो जेबेल अली गैस फील्ड की लोकेशन अगर आप देखोगे तो दुबई और अबू धाबी दोनों के बीच में सिचुएटेड है जेबेल अली गैस फील्ड। यहाँ पर इससे पहले क्या होता था, जब ये गैस फील्ड पाया गया उससे पहले जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स हैं, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जैसे गैस रिसोर्सेज, फ्यूल रिसोर्सेज के लिए कतर के ऊपर डिपेंडेंसी थी। कतर से यहाँ से डॉल्फिन गैस पाइपलाइन आती थी और उसी के थ्रू सारे के सारे रिसोर्सेज यूएई को सप्लाई किया जाता था। लेकिन अब जब जेबेल अली गैस फील्ड पाया गया है तो यहाँ से यूएई जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और कतर के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब हमने जब इस एरिया को देखा है तो मिडिल ईस्ट के बारे में और जो मेजर फैक्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कंट्री है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये है डॉल्फिन गैस प्रोजेक्ट जो कतर से यहाँ पर यूएई में सप्लाई करता था। सबसे पहले यहाँ कंट्री देखेंगे हम। यहाँ पर ईरान सिचुएटेड है, ये है इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। यहाँ पर एक छोटू सा आइलैंड कंट्री है बहरीन, ये है कतर, यूएई। ये जो पार्ट है वो ओमान का पार्ट है, ये है ओमान और ये है यमन। ये है सीरिया, ये टर्की को आप देखोगे तो टर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी है। यहाँ पर है लेबनान, ये है इजराइल, ये जॉर्डन और ये इजिप्ट। जॉर्डन को अगर आप देखोगे, यहाँ पर जितने भी कंट्री आप देखोगे वो किसी ना किसी सी में, किसी ना किसी गल्फ में ओपन हो रहे हैं। हालांकि जो जॉर्डन है वो भी गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पर ओपन होता है। लेकिन इसका जो मेजरली पार्ट है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में सिचुएटेड है। ओके, अब अगर आप देखो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इन कंट्रीज की जो कैपिटल है या इनके जो मेजर सिटीज हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपके लिए मेजर क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देंगे कि जो भी यहाँ पर कंट्री पाई जाती हैं उनके नाम दे देंगे, उनको नॉर्थ टू साउथ आपसे अरेंजमेंट करवा लेंगे, ईस्ट टू वेस्ट आपसे ईस्ट टू वेस्ट उनका अरेंजमेंट करवा लेंगे, वेस्ट टू ईस्ट उनका अरेंजमेंट करवा लेंगे या फिर साउथ टू नॉर्थ उनका अरेंजमेंट करवा लेंगे। तो कंट्री, कौन सी कंट्री कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री की कहाँ पर लोकेशन है, किसके साथ बॉर्डर शेयर होती है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। दो मेजर रिवर यहाँ पर बहती हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटस। यूफ्रेटस जो है वो टर्की से ओपन होती है, टर्की से ओरिजिन होता है। यहाँ पर दोनों मिल करके सत अल अरब बनाती हैं और आगे जाकर के ये जो रिवर हैं वो पर्शियन गल्फ में अपने वाटर को डालती हैं। सारे कंट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर कंट्री जो है वो किसी ना किसी सी में ओपन हो रहा है। आगे हम सी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सी हैं। सबसे पहले तो आपको कंट्री को अरेंजमेंट देखना है। सबसे पहले मैप को अच्छे से जब बार बार आप व्यू करोगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लिक होने लग जाएंगी। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, मैप को धीरे धीरे सिर्फ समझने की, बार बार व्यू करने की आवश्यकता है। इससे आपको हर चीज़ क्लियर होने लग जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर कंट्रीज़ के बारे में देखा। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में देखोगे तो यहाँ से पासेज होती है मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, 3 कंट्रीज से पास होती है। और ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सिचुएटेड है। और हर कंट्री, सिर्फ आप ओमान को छोड़ दीजिए, उसके अलावा यमन की जो कैपिटल है सना जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे सिचुएटेड है। इसके अलावा हर कंट्री की जो कैपिटल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सिर्फ मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सिचुएटेड है हर कंट्री की कैपिटल। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कंपैरिजन करवा के। अब अगर यहाँ पर आप सी की बात करोगे तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, यहाँ पर अरल सी है,
ये पर्शियन गल्फ हो गई और ये हो गया रेड सी, ये हो गया गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान और ये हो गया अरेबियन सी, और नीचे यहाँ पर इंडियन ओशन सिचुएटेड है। तो यहाँ पर जो सी है उनको भी वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ आपको पूछ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें तो मेडिटेरियन सी आता है, उसके बाद में ब्लैक सी आता है, फिर आ जाएगा आपका रेड सी, फिर आ जाएगी आपकी पर्शियन गल्फ, फिर आ जाएगा कैस्पियन सी और फिर आ जाएगा अरल सी। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे लास्ट में यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान आ जाएगा। तो ये जो सी है वो आपको ध्यान होने चाहिए। देखो ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इन दोनों के बारे में जो मेजर डिफरेंस है वो आप देख लेना, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैस्पियन सी किधर पे सिचुएटेड है। इनको नॉर्थ टू साउथ सिचुएटेड कर लो, साउथ टू नॉर्थ कर लो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कौन सा कंट्री कहाँ पर ओपन होता है। आपने यहाँ पर ईरान को देखा, तो जो ईरान है वो पर्शियन गल्फ में भी ओपन होता है और गल्फ ऑफ ओमान में भी यहाँ पर ओपन हो रहा है, अरेबियन सी भी आप बोल सकते हो। जो ओमान है, ईरान को देख लिया। ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। यमन की बात करें तो गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी। सऊदी अरेबिया जो है वो रेड सी और पर्शियन गल्फ इन दोनों में ओपन होता है। जॉर्डन को हमने देखा था कि जॉर्डन जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा में यहाँ पर ओपन होता है। और ये सारी जो कंट्री, टर्की की आप बात कर लीजिए, सीरिया की बात कर लीजिए, लेबनान की बात कर लीजिए, इजराइल की बात कर लीजिए, ये मेडिटेरियन सी से अपनी बॉर्डर को बनाते हैं। देखो यहाँ पर स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल ना होने से पहले जो ट्रेड होता था एशिया और यूरोप में, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा समय भी, टाइम भी ज़्यादा लगता था और मनी भी ज़्यादा लगता था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्वेज कैनाल है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वेज कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक शिप फंस गई थी और काफ़ी लंबे समय से कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रेड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। हमें कई बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ था ट्रेड में, सभी कंट्रीज को। ओके, तो देखो स्वेज कैनाल, ये यहाँ पर बाब अल मंडब स्ट्रेट हो गई, ये पर्शियन गल्फ, ये चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? जिनकी वजह से जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे ट्रेड हो गया, इकोनॉमी हो गया, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ी, वो रुक जाएं, वो बंद हो जाएं, तो उनको बोलते हैं चोक पॉइंट्स। तो अगर इनको बंद कर दिया जाए तो ट्रेड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट गिरने वाला है। आप अगर स्वेज कैनाल के, यहाँ स्वेज कैनाल के पहले आप ट्रेड रूट देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज से अगर एशियन कंट्रीज में कुछ आने वाला था तो उसके लिए उनको लगभग 19,800 किलोमीटर ये वाला रास्ता उनको घूम करके आना होता था। जब स्वेज कैनाल बनाई गई तो ये जो स्वेज कैनाल है इसके थ्रू यहाँ से मेडिटेरियन सी से होते हुए, फिर रेड सी से होते हुए इस वाले एरिया में गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी से होते हुए यहाँ पर इजीली अवेलेबिलिटी हो जाती है। ओके, तो ये जो स्वेज कैनाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेज कैनाल कौन से कंट्री में सिचुएटेड है तो ये इजिप्ट में सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम अगर देखें तो यहाँ पर कुछ स्टेट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने पर्शियन गल्फ को यहाँ पर देखा, पर्शियन गल्फ और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान के बीच में यहाँ सिचुएटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये ईरान और यहाँ पर ओमान का एक छोटा सा पार्ट सिचुएटेड है, दोनों के बीच में सिचुएटेड है, दोनों के बीच में स्थित है। यहाँ पर है बाब अल मंडब स्टेट, और जो ये बाब अल मंडब स्टेट है वो यमन और जिबूती, यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री है जिबूती, उन दोनों के बीच में सिचुएटेड है। और ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और ये जो स्टेट है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर स्वेज कैनाल है जो मेडिटेरियन सी और गल्फ ऑफ स्वेज या फिर रेड सी के नाम से आप जान सकते हो, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। ओके, अब देखो ये जो मेजर स्टेट हैं इनके बारे में आपने डिस्कस किया, तो हम इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने देखा बाब अल मंडब, यहाँ पर हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर आपको पता है पाक स्टेट है, यहाँ पर आपको पता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और इस्थमस ऑफ करा है। यहाँ पर ये सुंडा स्ट्रेट हो गई। ओके, यहाँ पर ये जो स्टेट है उसको जिब्राल्टर स्टेट के नाम से आप बोल सकते हो।
और यहाँ पर इस्थमस ऑफ पनामा है, इस्थमस ऑफ पनामा है। तो ये मेजर स्टेट आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर आप कंपैरिजन करो तो कौन सा एरिया पास में गिरेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पासेज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा पास में अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सबसे ज़्यादा पास में गिरती है। फिर आप देखोगे तो यहाँ स्वेज कैनाल हो गई, ये वाला जो एरिया है बाबल मंडप हो गया, फिर जिब्राल्टर। यहाँ पर आप इक्वेटर से भी इन सारी स्टेट को कंपैरिजन करके देख सकते हो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आपसे पूछ लेंगे कि यमन की कैपिटल क्या है, ये पूछो, ये बताओ, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी में जो लेवल होता है वो इस तरीके से, देखो यूपीएससी में पता है क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि अरे वो तो जो बिल्कुल स्टैटिक पार्ट होता है ना, जो बिल्कुल फिक्स होता है वो नहीं पूछते। अरे भाई वो इनडायरेक्टली आपसे पूछते हैं, इनडायरेक्टली वैसे क्वेश्चन आपसे उठाते हैं। वो आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि यमन की कैपिटल बताओ, लेकिन आपको वो 4 कंट्री की या 5 कंट्री की कैपिटल दे देंगे, उनको आप सिचुएटेड करवा लेंगे कि इनको वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको पता ही नहीं है कि कैपिटल क्या है और कहाँ पर वो सिचुएटेड है, तो आप उनको अच्छे से अरेंजमेंट ही नहीं कर पाओगे। तो पीएससी जो है वो अपने लेवल पर एक अलग लेवल के क्वेश्चन पूछती है, और अगर आप अदर एग्जाम्स की क्वेश्चन कर रहे हो, जहां पर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर जिस तरीके से, देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो स्ट्रेटजी है उसके 2 ही मेजर फाउंडेशन होते हैं, उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस जो है वो आपको बताता है कि आपको कितना पढ़ना है, और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हमेशा ये बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जब तक आप इन दोनों के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ लो, आपका अपना एग्जाम क्रैक करने की जो स्ट्रेटजी है उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उससे आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलेबस से उनको लिमिटेशन करो। इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर जाओगे। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये बोला गया कि बस और मेट्रो में जो ट्रैवल है उसकी जो लिमिटेशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड के केसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने अभी क्लियर किया है, डीएमआरसी ने, कि ऐसा नहीं है कि जो भी कोचेज हैं उनमें एक्स्ट्रा लोगों में जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, जितनी सीट है सिर्फ उतने ही पैसेंजर जाएंगे। मतलब जो स्टैंडिंग वाली जो भीड़ है वो अभी ना तो बसेज में और ना ही मेट्रो में ट्रेवल कर पाएंगी। तो इस यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि जब भी पहले एक मेट्रो थी वो पहले अपने 8 कोच में लगभग 2400 पैसेंजर को लेकर के जाती थी, लेकिन अभी इस टाइम अगर सिर्फ सीट के ऊपर पैसेंजर जाएंगे तो एक टाइम में सिर्फ 400 पैसेंजर ही जा पाएंगे। मतलब एक कोच की जो कैपेसिटी है उसके 17 to 20% को ही यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो लैंडस्लिप का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में रेगुलर देखने को मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र में आपने ये इश्यू देखा था, इसी की वजह से जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने ये बोला है कि एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को रेगुलर उन एरियाज़ में अपॉइंट किया जाए, उन एरियाज़ में उनको भेजा जाए जहां पर ये कैलेमिटीज़ जो है, रेन से रिलेटेड जो कैलेमिटीज़ है उनको अच्छे से टैकल किया जा सके। अब ऐसी ही प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, उस एरिया में भी लैंडस्लिप हुआ है, और लैंडस्लिप की वजह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स के पार्ट्स हैं वो नीचे गिरे, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए थे, उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उनकी कई लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई। तो ये मेजर इशू है, इस बार रेन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को इंडिया में मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज, तेलंगाना का एक टेम्पल है उसको बनाया गया था, और उसको देखो इस टेम्पल को 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। अब यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। तेलंगाना के पालमपेट में टेम्पल है जिसको रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र ऐसा टेम्पल जिसको इसके शिल्पकार, मतलब जिसने इस टेम्पल को बनाया, उसी के नाम पर इस टेम्पल का नाम रखा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी चाइना में, जो फुजो एरिया है, फुजो वहाँ की सिटी है, वहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग हुई। कोविड की वजह से काफ़ी लंबे समय से टलती आ रही थी ये मीटिंग,
और उसी में ये डिसीजन लिया गया। तो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छी बात ये है। देखो, इस मंदिर की अगर हम बात करें तो काकतीय जो डायनेस्टी थी उनमें राजा थे गणपति देव। उन गणपति देव का रचेरला सेनापति रुद्राय, उसके द्वारा इस मंदिर को निर्माण करवाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो मंदिर है। इसकी इसलिए भी रिसर्च हुआ कि इस समय के दौरान जो भी मंदिर भी बनाए गए थे वो या तो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे खत्म होते गए या उनमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिग्रेडेशन देखने को मिला। लेकिन ये जो मंदिर है वो रेगुलर उसी तरीके से बना हुआ है। इसीलिए इसको लेकर के हमेशा रिसर्च हुआ है कि किस तरीके से इसको बनाया गया, जो समय के साथ में भी वैसे के वैसे खड़ा हुआ है। इसकी अगर हम बात की जाए तो इस मंदिर को सैंडबॉक्स टेक्निक के आधार पर इसको बनाया गया है। जो फ्लोरिंग है वो ग्रेनाइट है, पिलर बेसाल्ट से बनाए गए हैं, लोअर पार्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और जो वाइट मतलब इसका जो गोपुरम वाला एरिया है वो वाइट है। बिल्ट विद लाइट ब्रिक्स दैट रिपोर्टली फ्लोट ऑन वाटर, मतलब इतनी हल्की ईंटों से इसको बनाया गया है ऊपर के पार्ट को कि जो पानी के ऊपर भी तैर सकती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, अब यहां पर हमने इस मंदिर के बारे में जब डिस्कस किया तो यूनेस्को के बारे में भी डिस्कस किया। यूनेस्को के बारे में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और यूनेस्को जो है वो यूएन की, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मतलब साइंस, कल्चर और एजुकेशन के एरिया में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के थ्रू ये पीस एस्टेब्लिश करने का काम करती है यूनेस्को। आपका क्वेश्चन ये है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। इसके साथ में ये उन कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं जो यूएन के तो मेंबर हैं लेकिन यूनेस्को के मेंबर नहीं है, और ऐसे कंट्री जो यूनेस्को के तो मेंबर हैं लेकिन यूएन के मेंबर नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज, हमारे इंडिया में ड्रोन अटैक अभी हाल फिलहाल में आपको ने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन अटैक काफ़ी हुए हैं। पहले एक अटैक हुआ, उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम भी हुई, कुछ वहाँ पर हानि भी हुई, लेकिन दूसरे ड्रोन अटैक को ख़त्म कर दिया गया। उसको मतलब जो भी वो एक्सप्लोजिव अपने साथ लेकर के आ रहा था उन सबको ख़त्म कर दिया गया। तो इसी को लेकर के अभी 15 अगस्त आने वाला है हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि ड्रोन अटैक को रोका जा सके। ऐसा नहीं हो, सारी की सारी जो भी मिनिस्ट्री हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उन सबको एक गाइडलाइंस दी गई है कि आपको अच्छे से वर्क करना है और ये जो ड्रोन अटैक है इनको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि OCI मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के प्रोसीजर के लिए मान लो कोई पर्सन बनवा रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि अपने स्पाउस को साथ में लेकर के आना है। एक केस सामने आया था जिसी में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसमें बोला गया था कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहला ऐसा नहीं है कि आप अपने स्पाउसेज को मतलब दोनों के दोनों जो स्पाउसेज हैं उनको वर्चुअल प्रेजेंस वहाँ पर या फिर उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस वो ज़रूरी नहीं है कि वो, इसके लिए आप दबाव नहीं बना सकते कि दूसरा आपका पार्टनर आएगा तभी आपको OCI कार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, वेस्ट बंगाल को लेकर के कोविड के केसेस की बात की जा रही है कि वहाँ पर रूरल एरियाज़ में जो डेथ रेट है वो काफ़ी हायर देखने को मिल रहा है। इसके मेजर इश्यूज के बारे में आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पर जो भी एक तरीके से जो सर्विलेंस है वो काफ़ी कम किया जा रहा है, जिसी की वजह से हो सकता है कि कोविड के केसेज बहुत ज़्यादा हों, लेकिन टेस्टिंग जो रेट है वो कम होने की वजह से पता ही नहीं चल पा रहा हो। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना और इंडिया में डिसंगेजमेंट प्रोसीजर के ऊपर जल्दी वर्क होगा और जो गोगरा और हॉट स्प्रिंग जो एरिया है उनके ऊपर भी जल्दी से कोई डील होगी, और जब डील होगी तो एग्रीमेंट साइन होगा और इन एरिया में रेगुलर आपको क्लेसेस देखने को मिलता है, वो आगे आपको फ्यूचर में नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ से US के एक ऑफिसर इंडिया में विजिट पर आने वाले हैं, तो उन्हीं को लेकर के डिस्कस किया जा रहा है कि यहाँ पर राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो सकता है कि अच्छे से वर्क किया जाए, बातचीत हो। तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर किस तरीके से किन किन पॉइंट्स के ऊपर क्या डिस्कशन होने वाला है, इसके लिए बोला जा रहा है।
देखो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स ऐसी चीज़ें हैं वो नेचर में यूनिवर्सल हैं, इनको आप किसी भी नेशनल या फिर कल्चरल पर्सपेक्टिव के आधार पर इनको आप लिमिटेड नहीं कर सकते। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। आप जब भी ह्यूमन राइट्स की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो और अगर मान लो ऐसे में ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है तो आप ऐसे स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है कि नेशनल आधार पर आप इन चीज़ों को बांध नहीं सकते हो, ये नेचर में यूनिवर्सल है। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो जल जीवन मिशन के कुछ डाटा आए हैं और इसमें ये बोला गया है कि अभी तक भी इन जल जीवन मिशन के इन डाटा के बारे में बोला जाए तो 100 डेज का मतलब 10 मंथ्स के बाद में 100 डेज का एक इंटीग्रेटेड प्लान, एक इंटीग्रेटेड कैंपेन लॉन्च हुआ था, जिसमें कोशिश की गई थी कि सभी गवर्नमेंट स्कूल, आंगनवाड़ी जो है उनमें टैप वाटर की अवेलेबिलिटी हो। कोविड के दौरान तो हमने देखा ही है कि वाटर जो है वो कितना अवेलेबल है। क्लीन हैंड जो है वो आपको कोरोना से, कोविड से बचाएगा। तो जल जीवन मिशन के तहत ये बोला जा रहा है कि 35% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड आंगनवाड़ीज हैव नो टैप वाटर। स्कूल खोलने की बात हो रही है और जिन स्कूलों में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर सैनिटेशन, जो भी सैनिटरी प्रॉब्लम है उनको आप कैसे रोक पाओगे, कैसे प्रिवेंट कर पाओगे, और जो भी क्लींजिंग प्रॉब्लम है उनको आप कैसे रोक पाओगे। पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हाथ ही क्लीन नहीं होगी तो कोविड के केसेस बढ़ने के तो वैसे चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, 14 फाइनेंस कमीशन के हेड रहे हैं YV रेड्डी। उन्होंने बोला है कि इस समय एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है सेंट्रलाइजेशन की। सेंटर कोशिश कर रहा है स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन सेंटर उसके ऊपर मोर पावरफुल बन रहा है। तो यहीं पर YV रेड्डी ने बोला कि जो सेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है ना वो काफ़ी हानिकारक है, समय के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम करेगी। सेंटर को अगर ये लगता है कि स्टेट के ऊपर वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने ये भी बोला कि 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी उनको अच्छे से लॉन्च नहीं किया गया, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता तो हम फेडरलिज्म को अच्छे से अवेल कर पाते। नेक्स्ट न्यूज, देखो एक मॉक पार्लियामेंट चलाई जा रही है जंतर मंतर के ऊपर और उसी में ये बोला जा रहा है कि आज वहाँ की जो मॉक पार्लियामेंट है, किसान संसद है, उसमें वीमेन अफेयर, वीमेन से लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर फॉरेन पेज से न्यूज है। चाइना और पाकिस्तान की बात की गई है। चाइना और पाकिस्तान ने जॉइंट एक्शन किया है कि अफगानिस्तान को लेकर के वो जॉइंटली वर्क करेंगे। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको एक हब ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी के रूप में भी इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। मतलब चाइना और पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें बातचीत की जा रही है कि इसको अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए ताकि अफगानिस्तान भी आज इजीली हर रिसोर्सेज को गेन कर सके। दोनों ने ये बात की, चाइना और पाकिस्तान ने, कि बहुत सारे एरियाज में वो मिल करके साथ वर्क करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां देखो एक सेकेंड, 5 पॉइंट्स में उन्होंने बोला है कि 5 पॉइंट्स पर वो और चाइना जो है ये सारी बातें उन्होंने थर्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग, चाइनीज सिटी चेंगडू एक एरिया है, वहाँ की सिटी है, वहाँ पर थर्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुई चाइना और पाकिस्तान, और उन्हीं में उन्होंने ये डिस्कशन किया। उन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान में जो पीस एस्टेब्लिश है उसको लेने के लिए, उसको करने के लिए दोनों के दोनों जो कंट्री है वो दोनों के दोनों वर्क करेंगे। मतलब 5 एरिया में जॉइंट एक्शन पर वर्क किया जाएगा। और फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट एरिया ये है कि वहाँ पर जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वॉर का, उसको इमीडिएट कोशिश की जाएगी कि उसको अवॉइड किया जा सके। फुल स्केल सिविल वॉर से अफगानिस्तान को बाहर निकालने की कोशिश किया जाएगी। दूसरा मेन पॉइंट उन्होंने बोला कि इंट्रा अफगानिस्तान जो नेगोशिएशंस हैं, मतलब काबुल और तालिबान के बीच में, उसको बढ़ाया जाएगा ताकि एक ब्रॉड एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पर एस्टेब्लिश हो सके। इसके अलावा टेररिस्ट जो फोर्सेज हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए वर्क किया जाएगा। और चाइना ने ये बोला कि चाइना में भी इस तरीके के अटैक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चाइना कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में ये जो टेररिस्ट प्रॉब्लम है वो खत्म हो, जिससे रीजनल जो कंट्रीज हैं उनको भी प्रॉब्लम कम से कम हो। टेरर इशू को सोल्व करने के लिए वर्क करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि प्रमोट कोऑपरेशन अमोंग अफगानिस्तान नेबर्स एंड एक्सप्लोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन अमोंग देम।
मतलब जो नेबर्स हैं उनमें कोऑपरेशन करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर ये सारे रीजनल कंट्रीज मिल करके चाइना, अब पाकिस्तान, ईरान, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसमें शामिल हो सकता है, रशिया, अफगान इशू को लेकर के इंटरनेशनल फोरम में मतलब क्लोजली वर्क करें इस प्लेटफॉर्म में और अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट न्यूज, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आप इसको रिलेट कर सकते हो। यूएस में वाइल्ड फायर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स वो साथ में आए हैं क्या कि इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। देखो, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, ये जो वाइल्ड फायर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे जो हमारी वाइल्ड पॉपुलेशन है वो काफ़ी कर्ब होती है, काफ़ी रुकती है, उनकी पॉपुलेशन में काफ़ी कमी आती है। इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी इफेक्ट होती है। मतलब एक प्रॉब्लम की वजह से उसके काफ़ी सीक्वेंस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।